नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ वह विषय है शोध कैसे करें, हाउ टू डू रिसर्च। शोध करने के लिए किन किन चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो विचार मंथन की कड़ी में आज हमारा विषय रहेगा शोध क्या, क्यों और कैसे। आए क्यों क्रोध, करता जब शोध, तो होता बोध कि हूँ मैं अबोध। किस प्रकार से शोध करने के बाद हमारी वृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो शोध के विभिन्न चरणों पर वार्तालाप करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि शोध क्या है। शोध के लिए हिंदी में अनेक पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च। तो अंग्रेजी में इसे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शोध को उस प्रक्रिया या कार्य का नाम बताया है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन और विश्लेषण करके नए तथ्यों और सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। अगर स्थूल अर्थों में शोध को परिभाषित करने का प्रयत्न करें तो नवीन और विस्मृत तत्वों के अनुसंधान को शोध कहा जा सकता है। सूक्ष्म अर्थ में अगर शोध की बात करें तो संभवतः ज्ञात साहित्य का पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक कहकर शोध को अभेद किया जाता है। दरअसल सार्थक जीवन की समझ, समय समय पर उस समझ का पुनर्मूल्यांकन और नवीनीकरण का नाम ज्ञान कहलाता है और ज्ञान की सीमा का विस्तार शोध कहलाता है। नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को दोस्तों शोध कहा जाता है। किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच करने हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। आप सबको विदित है कि हमारा यह संसार प्राकृतिक और चमत्कारी अवदानों से परिपूर्ण है। अनंत काल से तथ्यों का रहस्योद्घाटन और व्यवस्थित अभिज्ञान का अनुशीलन होता रहा है। कई तथ्यों का उद्घाटन तो दीर्घ अंतराल के निरंतर शोध में ही संभव हो सकता है। जाहिर है कि इन तथ्यों की खोज और उसकी पुष्टि के लिए शोध की विषय विशेष के बारे में बोधपूर्वक तथ्य अन्वेषण एवं यथासंभव सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन, नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया का कार्य शोध कहलाता है। तो जब हम शोध करते हैं तो अक्सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पंक्तियाँ मस्तिष्क में कौंधने लगती हैं। उन्होंने कहा था कि कदम, कलम और कसम हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए। तो शोध करते समय हमें किन किन चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो शोध प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और जब हम शोध करते हैं तो उसका सबसे पहला चरण होता है शोध समस्या का चुनाव। शोधकर्ता द्वारा चयनित और निर्मित शोध समस्या पर ही उसके शोध की सफलता निर्भर करती है। सामान्य अर्थों में अगर मैं बात करूं तो शोध समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक संदर्भों में व्याप्त
वह समस्या या कठिनाई है जिसका समाधान शोधकर्ता अपने अध्ययन में करना चाहता है। शोध समस्या से तात्पर्य क्या है? ऐसे प्रश्नवाचक कथन या समस्या कथन से है जिसमें चरों के बीच, वेरिएबल्स जिसे आप कहते हैं, कोई विशेष प्रकार के संबंध होने की कल्पना की जाती है। एक अच्छी शोध समस्या का चुनाव, निर्माण शोध अध्ययन के लिए एक निवेश की तरह होता है, जिसका परिणाम शोध रिपोर्ट की विषय वस्तु की गुणवत्ता और कार्य की वैधता आदि के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। जब हम शोध करते हैं तो सबसे पहला चरण विषय समस्या का चुनाव, जिसे सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो शोध करता है वो उस क्षेत्र या समस्या का चुनाव करता है जिसमें वह शोध करना चाहता है। विषय का चयन शोधकर्ता की पसंद और उसकी व्यक्तित्वता से प्रभावित होता है। शोधकर्ता एक बड़ा विषय क्षेत्र चुनता है जिसमें उसने अध्ययन करना है। उसे उस विषय क्षेत्र में गहरी रुचि होनी चाहिए। शोध समस्या कोई समस्या विशेष, कार्यक्रम या घटना के अध्ययन पर भी आधारित होती है। चयनित क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शोधकर्ता मौलिकता से अच्छा निर्णय प्रदर्शित कर सके। मुख्य विषय क्षेत्र के चुनाव के पश्चात उप विषय का चुनाव करना चाहिए। किसी भी रुचिपूर्ण शोध समस्या के चुनाव के लिए स्वयं के शैक्षणिक क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र से भी उप विषय का चुनाव किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा भी गया है कि लोग क्यों नहीं मानते कि अनुसंधान कितनी ही समस्याओं का समाधान है, क्योंकि अनुसंधान करते समय, शोध करते समय सबसे पहला चरण हमें अपने विषय क्षेत्र का चुनाव करना होता है। हमें अपनी समस्या का सर्वप्रथम चयन करना होता है कि हम किस विषय क्षेत्र में चुनाव करने जा रहे हैं, शोध कर रहे हैं। शोध करते समय दूसरा चरण विशेष रूप से माना जाता है साहित्य समीक्षा, जिसे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। इस चरण में शोधकर्ता उस विषय से संबंधित पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षा करता है, जिससे उस अमुक विषय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों, मेथडोलॉजी, उपकरणों, टूल्स और सांख्यिक विधियों आदि के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में वो जान सकता है। तो ये साहित्य की समीक्षा करना ये दूसरा चरण माना जाता है। उसके बाद अगले चरण पर हम बढ़ते हैं। तीसरा चरण है उद्देश्य, जिसे ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो इस चरण में शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है एवं उन्हें सीमित भी करता है। उद्देश्यों का गठन ही अध्ययन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकता है। चौथा चरण शोध के लिए है परिकल्पना और शोध प्रश्न, जिसे आप हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस चरण में शोधकर्ता के द्वारा शोध विषय समस्या हेतु परिकल्पना की रचना की जाती है, जिसका अनुभविक, एम्पिरिकल और मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव अध्ययन संभव हो और चयनित विषय का एक उपयुक्त उत्तर संभव हो सके। तो इस तरह से हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अगला चरण आता है शोध विधि और डिज़ाइन, जिसे हम शोध मेथडोलॉजी और डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। तो इस चरण में शोधकर्ता को शोध हेतु एक उपयुक्त शोध विधि का चयन करना होता है, जिससे संबंधित समस्या का अध्ययन संभव हो सके।
इसके अतिरिक्त एक शोध प्रविधि का भी चयन करना होता है जो कि विषय के अनुरूप हो। तो ये शोध डिज़ाइन है क्या? ये एक ऐसी योजना है, एक ऐसी रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषयों में विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों, समय एवं लागत, एफर्ट्स, टाइम एंड मनी के व्यय से अधिक अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है, शोध अभिकल्प की विनिर्मित की जाती है और तब हम उस शोध प्रविधि के माध्यम से उस चयनित विषय का विशेष रूप से उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद अगला चरण माना जाता है प्रतिदर्श का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। इस चरण में शोधकर्ता अध्ययन हेतु उपयुक्त प्रतिदर्श का चुनाव करता है जो लक्षित जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व कर सके। इस चयन के लिए उपयुक्त प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है जो समस्या, अर्थ, परिभाषा और महत्व को हमारे पक्ष प्रतिपादित कर देता है। अगले चरण पर आते हैं जिसे हम आंकड़ों का संग्रह बोलते हैं, डेटा कलेक्शन। तो इस चरण में आंकड़ों का संकलन किया जाता है। नए आंकड़ों को संकलित करना आवश्यक हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि कार्य प्रारंभ करने और अंत तक प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में सामग्री या आंकड़ों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इन आंकड़ों के द्वारा विषय से संबंधित प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जा सकता है। तो आंकड़ों का संग्रह करके, डाटा कलेक्शन करके हम विषय से संबंधित प्रवृत्तियों को ज्ञात कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और फिर अगले चरण पर पहुंचते हैं जिसे विश्लेषण और व्याख्या कहा जाता है। तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इस चरण में आंकड़ों का व्यवस्थापन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें उपयुक्त सांख्यिकीय विधि का उपयोग करके परिकल्पना को सत्यापित किया जा सकता है। ये मूल रूप से विश्लेषण और व्याख्या की प्रक्रिया तक सन्निहित होता है। उसके बाद हमें अगले चरण में से गुजरना पड़ता है। वो चरण है शोध निष्कर्ष, जिसे रिसर्च फाइंडिंग्स भी कहा जाता है। इसमें परिकल्पना को स्वीकृत और अस्वीकृत किए जाने के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर हम रिपोर्ट लेखन, शोध सार की तरफ बढ़ते हैं जिसे रिपोर्ट राइटिंग और एग्जीक्यूटिव समरी के नाम से जाना जाता है। अंतिम चरण में संपूर्ण शोध प्रक्रिया के आधार, संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिससे इस शोध का संदर्भ आगामी संबंधित शोधों के लिए सरलता से उपलब्ध हो सके और इस दृष्टिकोण से शोध के परिणामों का प्रकाशन किया जाता है। तो संभवतः हम यही मानते हैं कि शोध करते समय हमें इन चरणों में से गुजरना पड़ता है। ये शोध क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। शोध करते हुए मानव समाज की समस्याओं का हल मिल सकता है। शोध करने से तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टि विकसित होती है। शोध के बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। शोध बदलती हुई परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या सिखाता है। शोध कई पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान करता है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में
लगभग सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। शोध के माध्यम से वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जाता है और विकल्पों में से प्रत्येक के परिणाम की जांच भी की जा सकती है। शोध सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए उतना ही महत्व है। शोध सामाजिक विकास में भी सहायक है। ये औपचारिक प्रशिक्षण भी माना जाता है। शोध नए सिद्धांत का सामान्यीकरण करने के लिए भी किया जा सकता है। शोध नई शैली और रचनात्मकता के विकास के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि शोध की जो मूल प्रवृत्ति है, जिसे क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट हम कहते हैं, उसको भी संतुष्ट करता है। हमारे ज्ञान भंडार को परिमार्जित भी करता है। हमारे ज्ञान के विविध पक्षों को गहनता और सूक्ष्मता के साथ खोल सकता है। तो शोध को प्रेरित करने वाले 4 तत्व माने जाते हैं, जो कि अंत में मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अज्ञात को जानने की इच्छा, मौजूदा गहन समस्या के कारणों और प्रभावों को जानना, भावुकता से परे होकर कारणों की खोज करना, नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जानने की इच्छा। ये शोध को प्रेरित करने वाले 4 तत्व माने जाते हैं। तो इन 4 तत्वों पर विचार करना, तब जाके हम शोध कब, क्यों और कैसे इन विभिन्न सोपानों में से, चरणों में से गुजर सकते हैं। तो शोध का महत्व इसीलिए रूपायित किया जाता है। कहते हैं कि सागर में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है और सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। तो शोध के इन विभिन्न चरणों का विश्लेषण करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ मेरे मस्तिष्क में कौंध रही हैं। उन्होंने कहा था, हमारा उद्देश्य भारत को एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाना होगा। तो दोस्तों, शोध करते समय हमें किन किन चरणों में से गुजरना पड़ता है, शोध क्या है, क्यों है और कैसे है, इस पर आज हमने विचार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।